कहा था पिछली दफा के जो पिछला केस हम डिस्कस कर रहे थे हाइपरस्टिमुलेशन वाला, दो केस हुए थे, एक नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो वो भी इम्पोर्टेंट है, अगली दफा करेंगे। तो या वो हाइपरस्टिमुलेशन कर लेते हैं आपके साथ, या मैंने कहा था आज हाइड्रॉप्स करेंगे। आई गिव यू चॉइस, दोनों में सर से कौन सा? हाइड्रॉप्स कर। जी चलो जी ले जी। केस हिस्ट्री है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कुछ। यस सर। मैं ख्याल में बता भी देता हूँ जी जी सर। आई ड्रॉप्स का। आई ड्रॉप्स की डेफिनेशन तो ये कि एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है इनटू द पेरिटोनियम या प्लूरल स्पेस या इन द बॉडी ऑफ द फीटस। इसकी दो कॉमन टाइप्स हैं, बड़ी क्लियरली नजर। एक है इम्यून सिस्टम में, पेशेंट के अपने बॉडी सिस्टम में कि इम्यून फैक्टर है, कोई एंटीबॉडीज है। और दूसरा नॉन इम्यून। नॉन इम्यून जो है उसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू अनोमलीज, कंजेनिटल अनोमलीज एंड इन्फेक्शन। कॉज इज इन्फेक्शन। सो एक तरह से मैं इसको दो की बजाय तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है इम्यून, दूसरा है कंजेनिटल अनोमलीज, तीसरा है इन्फेक्शन। इनके इंसिडेंस तकरीबन बराबर बराबर है, 30%, 30% एंड 30%। इसके कॉजेज में जो इम्यून है उसमें कॉमन कॉजेज आर RH इम्यूनाइजेशन, बीटा थैलेसेमिया, और वो अनकॉमन RO या LA एंटीबॉडीज। ये तो इम्यून हो गया। नॉन इम्यून में अनोमलीज, chromosomal anomaly like trisomy 21, 18, 13, or fetal cardiac anomalies, both uncommon anomalies in the liver, kidney, or intestine. फिर infections, वायरल इन्फेक्शंस, जिसके लिए बड़ा कॉमनली हम टॉर्च टेस्ट करवाते हैं। CMV, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, पार्वोवायरस, हर्पीस, रूबेला, सब वायरल इन्फेक्शंस। बहुत अनकॉमन, अब तो अनकॉमन ही हो गया, सिफिलिस। आप ये तीन इस तरह ग्रुप्स याद रखें हाइड्रॉप्स में कि इम्यून, नॉन इम्यून। नॉन इम्यून दो हैं, कंजेनिटल एनोमलीज और इन्फेक्शन। सर एक आपने आपका एक लेक्चर था उसमें आपने थर्ड भी बताया था कि इडियोपैथिक और नॉट येट क्लासिफाइड, मतलब जिसमें सेक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा और ये मतलब ये जो इन तीनों में फिट नहीं होता हमसे, उसको इडियोपैथिक कह देंगे। वेरी गुड। नोन कॉज तो ये। मैं यहीं पे रुकता हूं। इसकी ये डिवीजन अब मैंने दो तीन हिस्ट्रीज बनाई है
कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आई ड्रॉप्स का केस आए तो आप पहली आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इन तीन में से कहाँ फिट होता है वो पेशेंट. Is this hydrops because of immunity? Is it because of congenital anomalies of the fetus? जिसमें chromosomal anomalies or developmental anomalies, especially of heart, uncommon liver, etc. Liver, intestine, and kidney. फिर non-immune में viral infections, बहुत rare syphilis, और अगर हम आगे चले इम्यून को कॉमनली RH, anti-RO antibodies and thalassemia. पर इतना से आप याद रखें तो you will get to the case easily. चलें. Yes, sir. वजिया. Yes, sir. Patient age 25. Yes, sir. 25. Known case of RH negative. Husband's blood group RH positive. Gravida 4, para 3. So Gravida 4 में वो पहली दफा आपके पास आई at 24 weeks pregnancy. 24 weeks. सर फंडल हाइट देंगे या बस नहीं? बस कुछ भी नहीं, बस इतनी मैं दे रहा हूँ. आगे आपसे मैं दोहरा देता हूँ. RH negative patient, husband RH positive, Gravida 4, para 3, आपके पास आई है 24 weeks pregnancy. सर फोकस हिस्ट्री ये मैंने बस टोटल यही बनाई है. आगे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे हेल्प करेंगे हिस्ट्री बनाने में. ठीक है सर. माय नेम इज डॉक्टर वजीहा. Sir, and I will take a focus history of this patient. I will first greet my patient. I will introduce myself to my patient, and then I will ask her identity. I will confirm her identity by asking her name and the information provided to me by my examiner. As your name is, let's suppose I guess my patient name is Rabia. As you are Rabia, 25 years. आपने क्यों इतना वक्त ज़ाया कर दिया? 1 मिनट, बड़ा प्रेशियस है 1 मिनट. मैंने कितनी दफा कहा है आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, बस उसमें सब कुछ कवर हो गया. मैंने मेरा नाम, उसका नाम, ये काम, ये वो. आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन आई विल इंक्वायर. बस शुरू हो जाओ. सेव टाइम तो आपको पास करवाता है. इफ यू वेस्ट योर टाइम, आधी हिस्ट्री होती है या आधा केस होता है तो आप की घंटी बच जाती है. मैं कितनी दफा आप लोगों को ये समझाया. चलो जी. Sir, I will ask my patient about her previous ops history, like she is Gravida 4, para 3, all alive or not, any history of miscarriage, her mode of delivery. Then I will ask her about any. मैं यहाँ रुक जाइए, मैं दे देता हूँ. Her previous history is first pregnancy was no complication during pregnancy, labor, and baby is fine. Second pregnancy में baby was born with jaundice and died within 7 days. Third pregnancy में 8th month में baby was born still birth. IUD हो गई, still birth हो गई. And no anti-T injection was ever given. ये हिस्ट्री है उसकी ऑब्स्टेटिक. चलें. All right.
No, I will inquire about the previous history of eye drops, as her second baby was normal and her third baby was early neonatal death due to jaundice. Then I will inquire about any history of expensive injection in any pregnancy or delivery, history of intrauterine transfusion or postnatal transfusion to the baby, or history of any abnormal baby having excessive water in the whole body. एक Then मिनट, I will. नहीं वजिया, यू आर नॉट ऑन द राइट सिस्टम भाई। जो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है, शी इज RH नेगेटिव, हस्बैंड इज RH पॉजिटिव। आपने ठीक पूछ लिया, पहला जो मैंने बता दिया। फिर ये इस हिस्ट्री जो मैंने दी है, उससे आपको पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए आफ्टर ये क्वेश्चन जो आपने पूछ लिए? जो पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि उसका कभी ब्लड का टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज हुआ है कि नहीं हुआ। क्या ये पहला सवाल नहीं है? यस सर। आप उधर तो गई नहीं, आपने खुद ही हाइड्रॉप्स भी बना लिया उसको। मैंने तो हाइड्रॉप्स कहा ही नहीं किसी वक्त। यस। नहीं, इम्पोर्टेंट है। RH नेगेटिव पेशेंट, हस्बैंड RH पॉजिटिव, हिस्ट्री फिर लीजिए आप। Sir, I will inquire about the RH antibody titers have ever done in this pregnancy or not. Yeah, in this pregnancy and previously. Previous pregnancy. RH एंटीबॉडी टेस्ट उसका कभी हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो उसकी रिपोर्ट क्या है? Yes sir, I'll inquire about the report. Sir, आप मुझे कोई values देंगे या मैं खुद ही आगे इंज्यूम करूंगी? She is got antibodies, RH antibodies उसके प्रेजेंट है ब्लड में। वो कैसे टेस्ट करते हैं? उस टेस्ट का नाम क्या है? Indirect Coombs test. गुड, चलो। हाँ, उसका इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है। Sir, then I will quantify the titer according to the values. If it is less than 4 international unit per ml, then it's a mild risk for hydrops fetalis. Then I will only monitor my patient with a 4 weekly test till 28 weeks, and after 28 weeks 4 weekly usko follow up karenge. And if the antibody titer is in between. मोहतरमा सद एहतराम के साथ, ये पेशेंट जिसका पहला बच्चा ठीक, दूसरा जॉन्डिस, तीसरा IUD, व्हाट डू यू थिंक कि उसकी एंटीबॉडीज माइल्ड मॉडरेट में आएंगी? सर वो सेंसिटाइज्ड है आप तो ये कहिए, आप इंटेलिजेंट कमेंट वुड बी इफ हर RH एंटीबॉडी टेस्ट इज पॉजिटिव, जो आपने कहा इनडायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव है, तो फिर लाइकली है द टीटर विल बी हाई। बस पता चले कि आपको समझ है इस बात, then likely that her antibody titer will be high. ये yes, मैंने कोई ज्यादती की आपके साथ ये कह के कि उसका एंटीबॉडी टीटर हाई होगा? पहला ठीक, दूसरा जॉन्डिस, तीसरा IUD होगी। आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कीजिए। अगर मैं कहता हूं उसकी एंटीबॉडी नहीं है, फिर आपका मेरा ये कमेंट फिर वैलिड नहीं था, क्योंकि आपने पूछा उसका एंटीबॉडी, मैंने कहा शी हैज गॉट एंटीबॉडीज। तो अगर एंटीबॉडीज हैं तो ये इस तरह की ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, इट मींस एंटीबॉडी टीटर इज हाई। चलो आगे चलो। Sir, then I will do the MCA Doppler of fetus and refer my patient to the to check for the pulse systolic volume, and to check for the signs of anemia. If my patient's PSV is greater than 1.5 multiples of median, then I will take a cardocentesis to check for the hemoglobin, hematocrit, proteins, bilirubin, and fifth one is bilirubin lete hain, protein. Not bad, not bad, not bad, not bad. तो पहले आप ये कहिए ना, एम्फसाइज कीजिए कि मैं उसका अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, 24 वीक्स पे है,
So I would like to assess the status of the fetus at this stage. उसमें बोलिए कि उसका ग्रोथ नॉर्मल है और उसके टिश्यूज में एडिमा नहीं है, उसको साइटिस नहीं है, कुछ नहीं है। पहला ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग इस तरह से डिफाइन कीजिए। फिर कहिए कि एंटीबॉडीज हाई है, इसलिए मैं इन लाइट ऑफ दैट क्या करूंगी जो आप बोल रहे मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर करवाऊंगी सर। हैं। मैं उसका डॉपलर कराऊंगी। डॉपलर खास तौर पर किस चीज का? सर मिडल सेरेब्रल आर्टरी का। हाँ, वेरी गुड। स्पेशली सर को मैं क्लासिफाई कर सकूं ABCD जो 4 फॉर्म्स हैं कि AB मतलब नॉर्मल आ जाती हैं और COD को सेवियर फॉर्म में, देन माय नेक्स्ट प्लान इज तो टू असेस। इसमें मोस्ट लाइकली आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? सर सेवियर आएगा, फीटल अच्छा, एनीमिया आएगा उसमें। अच्छा, मैंने आपको फेल ही कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अगर बेबी इधर नेगेटिव होगा तो उसमें तो फिर नहीं होगा ना कुछ। माशाल्लाह, क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर सादिया सर। कहाँ से बोल रही हो? सर लड़काना से। वो ये लड़का ना वाले तो चालू। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर, एक मैं बात कहना चाहती अब हूँ सर, ये जो हम मिडिल बड़ी सेरिब्रल आर्टरी का कह रहे हैं। एक मिनट मुझे पहले कमेंट कर लेने दीजिए। ये आज का मोटा सा लिख लीजिए कि इस हिस्ट्री के बावजूद पहला बेबी ठीक, दूसरा नियोनेटल डेथ, तीसरा स्टिल बर्थ। अगर हमारे पास हस्बैंड का RH पॉजिटिव जो है उसका जीनोटाइप नहीं है, यस सर। क्या हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि हर बच्चा उसका RH पॉजिटिव होगा? सर जीनोटाइप करवा के देखेंगे हेट्रोजाइगस है या फिर वो होमोजाइगस। करवाया तो नहीं ना आपने? यस सर, सॉरी सर। तो पहला सवाल उसको, जिस पेशेंट को एंटीबॉडीज है भी, जहां नहीं है वहां तो लाजम है, वहां तो आप ऑटोमेटिकली कहते हैं किताब में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने हस्बैंड का नहीं बताया, तो आपको लाजम है कि आप पूछिए राइट इन द बिगिनिंग कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट husband's blood group which you tell me is RH positive, whether it is homozygous or heterozygous. आप पास। आपने प्रिज्यूम कर लिया वजिया कि चूंकि इसके 2 बच्चे इस तरह से हो गए हैं, हस्बैंड जरूर होमोजाइगस। जीनोटाइप जो होगा वो होमोजाइगस होगा, इसलिए सारे बच्चे जो हैं वो 100%। RH पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है। ये यस मैंने सर। जानबूझ के ये डाली थी हिस्ट्री। कंसेक्टिव 2 बच्चे उसके फौत हो गए, इसके बावजूद अगर हस्बैंड हेट्रोजाइगस है तो तो पॉसिबिलिटी है 50% कि नॉर्मल आ चौथा जाएंगे। बच्चा जो है वो नेगेटिव हो और वो ठीक ठाक पैदा हो जाए, तो आज की ये घुंडी आप लिख लीजिए कि RH नेगेटिव मदर में आपने, चाहे ये हिस्ट्री आपको अवेलेबल है कि शी इज ग्रेविड ऑफ वो पैरा थी, ये बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, लेकिन इसके बावजूद हस्बैंड का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइपिंग करवाएंगे हम, और अगर वो RH होमोजाइगस है फिर हम कहेंगे कि ऑल बेबीज विल बी अफेक्टेड। फिर आएगा आपका वो सारा कि चूंकि ये अफेक्टेड होगा इसलिए लाजम है इसको ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अगर वो हेट्रोजाइगस है तो 2 RH पॉजिटिव के बाद चौथी प्रेगनेंसी में आ गया बच्चा RH नेगेटिव, उसको तो कुछ नहीं होने वाला। He doesn't need any special care. मैंने सिर्फ आपको 24 वीक्स का बोला था ना, मैंने आपने पूछा भी ना, मैं हाइट ऑफ फंडस बोला ना, मैंने लाइकर का बताया ना, बेबी का बताया, कुछ भी तो नहीं मैंने बताया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये अंडरलाइन कीजिए रेड से, जहां पे भी आप लिख रही हैं कि RH नेगेटिव में इररिस्पेक्टिव पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री
आपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पूछना है और पूछना है उसकी ज़ाइगोसिटी क्या है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस। अगर वो हेट्रोजाइगस है, एवरी टाइम देयर इज 50% चांस बच्चा नेगेटिव होगा और वो ठीक ठाक हो जाएगा, अगर हस्बैंड ये है और बच्चा RH नेगेटिव है, तो फिर at 24 weeks सब कुछ सिर्फ the mother needs only routine antenatal care, no special care in spite of the fact that 2 बच्चे उसके इस तरह से हो गए। हाँ, अलबत्ता अगर हस्बैंड होमोजाइगस पॉजिटिव है तो फिर all babies are likely to be affected, फिर आपका वो उसका एंटीबॉडीज का टीटर, वो सारी बातें फिर वैलिड हो जाती हैं। विजया समझ गई हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पे तुम स्लिप कर गई थी और यहीं Yes, पे sir. पास फेल का फैसला हो गया तुम्हारा, तो तुम तो बस बाकी का कुछ कहो भी ना भी कहो तो फिर बात। ओके जी, ना मैं आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप करवाया हमने, वो RH पॉजिटिव है और होमोजाइगस। Sir, no, my scenario will turn to as husband is homozygous. No, 100% all the babies will suffer from all the babies will be RH positive 100%. And No, no, my plan of because management antibodies will are present and likely to be affected. affected. No, my plan of management will be depends upon the ultrasound. मैंने आसान ना कर दिया यहाँ से, ये एक Yes, sir. फिक्रा बोल के कितनी आसानी हो गई। किताब में जो लिखा हुआ है, क्योंकि बेबी इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, तो मैं उसका अल्ट्रासाउंड करूंगी, मिड सेरेब्रल आर्टरी देखूंगी और फिर अकॉर्डिंगली उसका एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस जो भी करना, Photosynthesis कराऊंगी. वो जो किताब में लिखा हो वो करती जाएंगी और पास हो जाए। Yes, sir. Sir, from the start of scenario मैं बस पूछ लूंगी कि हस्बैंड का जीनोटाइप हुआ है कि नहीं हुआ. बिल्कुल बिल्कुल लाजम है वो, ठीक है सर. लाजम है वो। वही, ये आपके 2 रूट है, लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले या मोटरवे से जाते हैं या GT रोड से जाते हैं। मोटरवे आसान है, GT रोड फिर मुश्किल होती जाती है। वो अगर हस्बैंड होमोजाइगस है तो GT रोड हमें बताना होगा, उसके अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग हमें बताना होगा, उसमें क्या क्या देखेंगे, और फिर हमें बताना होगा कि जो भी है सारा कुछ उसका अल्ट्रासाउंड में मिड सेरेब्रल आर्टरी, फिर कॉर्डोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस होता कैसे है, उसका फायदा क्या है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा पढ़ लीजिए, फिर आप उस पर चल जाए। राइट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ विजय, आई विल गिव यू 5 minutes। चलो आगे चलो। Sir, no, if the MCA Doppler is greater than 1.5 multiples of a median, then it's confirmed that baby has a fetal anemia. I will, on the OBS ultrasound, I also look for the signs of hydrops. And if the baby seems anemic, then I will do a cordocentesis to check for the hematocrit, hemoglobin level, proteinuria, and bilirubin. यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन एग्जामिनर कहेगा तुमने कॉर्डोसेंटेसिस कितनी दवा देखा है या किया है, जितने भी सुन रहे हैं नेवर, तो फिर इसलिए बेहतर है पहले एमनियोसेंटेसिस कीजिए फिर कॉर्डोसेंटेसिस कीजिए, पहले अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटेसिस फिर कॉर्डोसेंटेसिस, इस ऑर्डर में। चलो Sir, if the HB, yes, sir. If the HB is less than 10 and hematocrit is greater than 25, then I will go for the intrauterine transfusion, in which I will plan the intrauterine transfusion is done. And then the second intrauterine, I will refer my patient to the fetal-maternal medicine unit, and where the intrauterine transfusion is done. Then the repeat intrauterine transfusion is done after 1 to 2 weeks. My target to maintain the hematocrit level above 50 to 55%. माशाल्लाह, देखा And कितना कितना तुमने पढ़ा हुआ है ये सारा, लेकिन फेल हो गई तुम सिर्फ हस्बैंड के RH टेस्ट ना करवाने।
Yes, sir. करवाती हैं शायद ना कहने पे। सर वो मुझे याद था तो मैंने कहा बस हस्बैंड आर एच पॉजिटिव है तो होमोजाइगस वगैरह। आप प्रिज्यूम ना किया करें कुछ, डोंट प्रिज्यूम थिंग्स। चलो जी, फिर उसको डिलीवर कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ सीवियरली इट इज अफेक्टेड एट Yes, उसका जेस्टेशन पीरियड उसके मुताबिक हो जाएगा और सेक्शन कर लेंगे इसको। yes, sir. Okay, Till babies. 34 weeks after steroid cover, I will discuss the mode of delivery with my patient as to deliver it via lower segment, elective lower segment cesarean section, and then according to the availability of NICU in my hospital. If hospital availability, if NICU availability is not in my hospital, then I refer her to a tertiary care hospital. But possibly baby will need exchange transfer. Yes, sir. Chalo, good, thank you. Next, who is the Sir, next? next. Yes, sir. Thank you, sir. अविंदा, मैं फिर चॉइस दे रहा हूँ आपको, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन वर्सेस हाई ड्रॉप्स, कौन सा करना चाहती हैं आप, बोलिए। अविंदा, हेलो हेलो हेलो, इमरान, आवाज आ रही है सर? ताबिंदा बोल रही है। हेलो इमरान। जी सर, ताबिंदा नहीं है सर डॉक्टर। उसने अभी वॉलंटियर किया था। एनी अदर वॉलंटियर? जी सर, मैं हूँ डॉक्टर कोमल। कमर? कोमल कोमल सर। कोमल, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मर्दान से। माशाल्लाह। फिर कौन सा केस करना है आपने? सर हाइड्रॉप्स। हाँ, हाइड्रॉप्स सर। हाइड्रॉप। चलो, आपका केस निस्बतन आसान। एज 23, जी ग्रेविडा 2 पैराबॉन। जी At 18 weeks, she comes to the antenatal clinic first time. जी सर। और अल्ट्रासाउंड में उसका एक्टोजेनिक बॉल, इंटेस्टाइन और शॉर्ट ह्यूमरस। मैं फिर बोल दूं? जी सर। नो सर, सर हो गया सर। एज 33, ग्रेविडा 2 पैराबॉन। इस प्रेगनेंसी में 18 वीक्स पे वो आई है आपके पास, उसका आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी बॉल जो है एक्टोजेनिक है और शॉर्ट ह्यूमरस, बाकी सब ठीक है। जी सर। सर स्टार्ट करूं? जी जी। ओके सर। Sir, after mutual introduction and greeting, I will take the biodata of my patient and then we'll go in the details of the presenting complaint. So I will first of all ask about the LMP and whether her cycles were regular. Then I will ask about the consanguous marriage and then any history of flu fever rash in this pregnancy. And then after that, sir, I will ask about any dating scan she have done. And then, sir, after that, I will ask about any fetal movement. The gestational age of the fetal moment she perceived. And then, sir, I will ask about the previous obstetrical history, like the mode of delivery and any antenatal, intrapartum, or postpartum complication, and that baby is alive and healthy or not. And sir, after that, I will ask about any history of anomalous baby in the family, any medical history, surgical history, drugs history, allergies history, addiction history, or socioeconomic history, and if anything will be found significant, I will further elaborate it. After that, sir, I will go for the examination of my patient, in which I will do the general physical examination and will calculate the BMI and assess the vitals. And after that, sir, I will go for the signs of pallor and jaundice. Will examine the thyroid, breast examination, will auscultate the chest. And sir, after that, I will go for the obstetrical examination, in which I will first of all measure the fundal height of my patient to whether it is corresponding to gestational age or not. And then I will
will assess the estimated fetal weight, the amount of liquor, and the lie-in presentation, and will auscultate the fetal hearts. And after that, sir, I will go. मोहतरमा जी सर. कोमल साहबा, जी. पेशेंट का जेस्टेशन पीरियड 18 वीक्स मैंने बोला है. जी सर. उसमें आप लाइव फीटल प्रेजेंटेशन कहाँ से पूछ रही हैं? सर ऐसे ही सर, फॉर गेस्टेशन सर वेरिएबल भी हो सर, लेकिन फिर भी फिर 18 हफ्ते के मैंने बोला, वेरिएशन 22 एक महीने की लगा लो, 22 की, तो 20 वीक्स पे आप उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं. सर लेटर ऑन इंडक्शन भी तो कर सकते लेटर हैं. देखोगी ना, आज तो नहीं ना देखोगी. जी सर. आज तो नहीं ना देखोगी. तो ये तो जी. किताबी बातें छोड़ के मरीज पे नजर रखा करो. ठीक है सर. 18 वीक्स की पेशेंट को हम, हाइट ऑफ फंडस इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन क्या हम लाई और प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें देखते हैं? सिर्फ इतना कह दीजिए कि बेटा जो आपने कहा हाइट कोरिलेट्स विद द डेट्स, बस. जी सर. ठीक है. और सर फीटल हर्ट्स भी. और सर उसके बाद सर फिर हम सर आई विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन इन विच अपार्ट फ्रॉम ऑल द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन सर आई विल assess the dating scan, if I will review the dating scan if she have done, and क्या then हो गया है? क्या तुम बिल्कुल नहीं सर मैं आ रही हूँ, इन्वेस्टिगेशंस भी आ रही हूँ सर. नहीं क्यों ऐसे आप नहीं आप पास होने की बिल्कुल नहीं नीयत आपकी. आप जो किताब में लिखो बोले जा रही हो. पापा आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है इसकी अल्ट्रासाउंड में, उसका ये फाइंडिंग है. आप मुझे कह रहे हो मैं उसका डेटिंग स्कैन करूंगी और ये करूंगी और वो करूंगी. आप बोलो कि if the ultrasound findings are these, I would like to know extra this. ऐसा बोलो ताकि एग्जामिनर को पता हो तो उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर रही हैं, या मेकिंग यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. आप तो जो किताब में क्या हो गया आप लोगों को, किताब. बाबा मरीज सामने पड़ा है, उसको गौर करो. जो मैंने बताया वो मरीज का है. जी सर. तो आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन जी सर. आप प्रोसीड किए. आफ्टर रूटीन इन्वेस्टिगेशन, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, आई विल डू दिस. ऐसा बोलो. जी सर. I will do sir, as my patient is at 18 weeks, so sir I will do amniocentesis. एकदम तो उधर तो छाल मार दी. एमनियोसेंटेसिस चलो मान लेता हूँ, मान लिया. सर अगर आपने इतना बड़ा लफ्ज बोलना है एमनियोसेंटेसिस, तो फिर ये बोलिए because the patient has got anomalies on ultrasound which are suggestive that she might have chromosomal anomalies. जी सर. ये लफ्ज बोलिए कि मुझे शक पड़ गया है कि उसको बेबी को क्रोमोसोमल एनोमली ना हो. अगर ये है तो फिर मैं एमनियोसेंटेसिस कर दूं, फिर मैं मान लेता हूँ. फिर दोबारा बोलो. आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन sir, after physical examination sir I will go for the investigation in which apart from all the baseline investigation I is the ultrasound shows echogenic bowel and short hemorrhage, so that shows a significant chromosomal abnormality may be there, so for that purpose I will do the amniocentesis sir. हाँ, ये कहोगी तो पास होगी. ये फिर ऐसे कहोगी तो पास होगी. सर इधर हम डिटेल एनोमली स्कैन फिर से बोल सकते हैं कि मैं कार्डियक और दूसरी. सुन, मैं उधर आता हूँ. ये कहोगी तो पास हो जाओगी, लेकिन जो उन्होंने पूछा उस पे ये कह देना भी बेहतर आपसे ये कि मैं उसका एमनियोसेंटेसिस करूं. क्योंकि आप बार बार एमनियोसेंटेसिस कर रहे थे, मैंने मान लिया, लेकिन बेहतर ये है कि जो 18 वीक्स पे ये फाइंडिंग्स हैं, I would like to repeat them after 2 weeks. जी सर.
क्योंकि कई दफा एकोजेनिक बॉल और ये गायब हो जाती है। सर ये कितने वीक्स तक सिग्निफिकेंट होती है? और 24, 26 उसके बाद ज्यादा चांस है कि परसिस्ट करेगी, लेकिन 24, 26 वीक तक गायब भी हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसी तरह ब्रेन में cysts in the brain वो भी सिग्निफिकेंट है, बट दे आल्सो डिसअपियर। तो आप इमीडिएट एक्शन मैंने मान लिया, लेकिन बेहतर जो दूसरे आपके साथी ने कहा कि बेहतर ये है कि आप कहें कि दिस इज नोटेड, बट आई लाइक टू रिपीट अल्ट्रासाउंड आफ्टर 2 weeks and see whether these findings persist or not. If they do, then I'll do amniocentesis to rule out chromosomal anomaly. ये कही, ठीक हो गया? जी सर। चलो जी, उसको क्रोमोसोमल एनोमली कोई खास नजर नहीं आई। चलो आगे चलो, आपने एमनियोसेंटेसिस भी कर लिया, क्रोमोसोमल एनोमली नजर नहीं आई कोई, कैरियोटाइपिंग उसका ठीक था। और सर फिर sir from sir then I will repeat the growth. I will follow my patient with growth scans, sir. And look for other anomalies. And yes, sir, and look for other associated anomalies. If these anomalies are isolated, then I can follow her throughout the pregnancy. But if other associated anomalies like counsel करना ना। yes, sir. If other associated anomalies were there, then I will counsel her for the poor prognosis and for the termination of pregnancy. If she agrees. Yes, sir. If she agrees, क्योंकि possibility है कि उसको Yes, और sir. होगी, तो in view of this, I'll agree with you. Termination is indicated. चलें। Sir. और हाँ। सर ये इसमें सर हम अगर ये 22 वीक से ज्यादा होगी तो सर हम फिर KCL देंगे, उसका मेंशन करेंगे हम सर फीटोसाइड। No, ये 22 वीक पे KCL नहीं देते, तो उसके बजाय वो अब आप आ गए, टोटली सब्जेक्ट चेंज हो गया। मिड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे की जाती है? जी सर। वो जाके पढ़ लीजिए, शी इज ग्रेविड टू पैरा 1, ठीक है ना? जी जी सर। तो उसके मिड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर टर्मिनेशन किसी करने की जरूरत है, जैसे आपने कहा इसमें है, तो फिर हम वो KCL तो बहुत अर्ली स्टेज पे प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें इट वर्क्स वेल। यहाँ तो उसको जैसे सर्वाइकल राइपनिंग और वगैरह वगैरह, यूज ऑफ मीजोप्रोल, वो बातें करनी चाहिए। राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, देन स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस। चैलेंज अब रह गया हमारे पास 20 मिनट। तीसरा केस, वॉलंटियर, उसके लिए क्या है? वही है, तो वॉलंटियर के बाद खत्म हो गया। आप अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे चीज क्लियर कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर नॉन इम्यून हाई ड्रॉप्स है तो उसके अंदर हम लोग शुरू में एंटीबॉडी टाइटस कराएंगे ना? अगर स्कैन में हाई ड्रॉप्स आए हैं जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हो गया, लेकिन हमने फोकस किया यहाँ पे कि जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि हाई ड्रॉप्स की इम्यून नॉन इम्यून, यहाँ चूंकि मैंने बॉल अनोमलीज और शॉर्ट ह्यूमरस कह दिया, पॉसिबली क्रोमोसोमल अनोमलीज, इसलिए मैंने उसको मिट करके मतलब इग्नोर कर दिया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, हर हाई ड्रॉप्स में आपने पहले इम्यून सोचना है, उसके करवाने टेस्ट, फिर इन्फेक्शन सोचनी है, उसके टेस्ट करवाने वायरल इन्फेक्शन के, और फिर क्रोमोसोमल अनोमली सोचनी है, फिर उसके टेस्ट करवाने। ये 3 हेडिंग्स में मैंने बात की है, क्योंकि हम एज सच हाई ड्रॉप्स का जिक्र नहीं था, तो इसलिए मैंने इसकी बात मान ली थी। लेकिन आपकी सजेशन बिल्कुल सही है, जहाँ पे बच्चे को हाई ड्रॉप्स हो, ये तीनों टेस्ट आपने बोलने हैं, जो कि उसकी पॉसिबिलिटी 30% है। 30% इम्यून,
और 30 सर मुझे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन की बात करनी है। किताबों में गाइडलाइनों में इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन का बहुत जिक्र है कि अगर अफोर्डेबिलिटी है आप पेशेंट को ऑफर करेंगे कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली वे फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फीटस। हाँ जी बिल्कुल तो ठीक है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली ट्रीटमेंट, वरना तो फीटल एनीमिया हो रहा है और द प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर। हम हर पेशेंट की टर्मिनेशन तो नहीं कराएंगे, विल आस्क फॉर द टर्मिनेट के उसको ऑप्शंस ही देने। एक मिनट, जब हमने कॉज आइडेंटिफाई की उसके साथ उसकी वायबिलिटी और एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स पेरेंट्स, ये भी सोच के फिर फैसला करना है कि हमने उसको जो मज़हब क्रोमोसोमल अनोमलीज हैं और कुछ अनोमलीज ऐसी हैं जो कंपैटिबल विद लाइफ हैं, कुछ ऐसी है नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, कुछ कार्डियक एनोमलीज ऐसी हैं कंपैटिबल विद लाइफ, सर्जरी से ठीक हो जाएगी, कुछ ऐसी हैं जो सर्जरी से भी ठीक नहीं होंगी। तो वायबिलिटी ऑफ द बेबी को सोच के फिर उसका इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन का जिक्र होगा। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? सर एक क्वेश्चन है फिर मैं आपसे। नहीं, ये इम्पोर्टेंट सर पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट सर ये पॉइंट। बात है, जैसे कार्डियक एनोमलीज मोस्ट कॉमन 21% कार्डियक एनोमलीज होती हैं, तो फिर जो ट्रीटेबल कंडीशन है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करिए, उस कंडीशन को इंट्रायूट्राइन ही इम्प्रूव कर मतलब रिपेयर करवाएंगे। नहीं फिर नो, वो वहां तक हम पहुंचे नहीं, आप प्रैग्मेटिक बात कीजिए ना अच्छा, कि प्रेगनेंसी के दौरान, राइट, तो मैं हम लोग इंट्रायूट्राइन नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं कार्डिक सर्जन को बुला के, फीटल कार्डिक सर्जन को बुला के पूछूंगी कि जी ये बच्चा इंट्रा यूट्राइन सर्जरी तो भी पाकिस्तान में किसी शय की भी नहीं हो रही, कि इसको अगर हम डिलीवर करेंगे तो क्या सर्जरी इसके लिए मुमकिन होगी? अगर वो कहेगा हाँ होगी, देन इट मींस वी विल से कंपैटिबल विद लाइफ। ओके सर। तो इसलिए उसको प्रोट्रैक्ट कर लेंगे, उसको कार्डोसिंथेसिस कर लेंगे और सब कुछ जो भी है, और उसको डिलीवर करेंगे बाय सेक्शन और उस कार्डिक सर्जन को थाम देंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, फिर उसको कार्डोसिंथेसिस करके और ये सारा कुछ करना क्या फायदा उसका? समझी मेरी पॉइंट? तो यस जब सर, आई गॉट इट। पेशेंट को फिर हम टॉप करेंगे। क्या कॉज क्या है पेशेंट बच्चे की, कि हाइड्रॉप्स क्यों हुआ है, इज इट ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन? ये उसका हाइड्रॉप्स बेसिकली, मैंने जहाँ कहा ना, जो इम्यून है उसमें तो समझ आ गई बात, हेमोलिसिस हो रहा है, राइट? यस डॉक्टर, इम्यून तो समझ आई, एंटिटी जो मिला नहीं था, कार्डियक इम्यून एनोमलीज है, एक मिनट, जो कार्डियक एनोमलीज हैं उसमें भी समझ आ जाती है बात कि सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही। जहाँ सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहे वो अनीमिया वाला ही इफेक्ट होगा, इस वजह से हाई ड्रॉप्स हो गया। और तीसरा वायरल इन्फेक्शन में पॉसिबली वही हेमोलिसिस और अनीमिया का फैक्टर है। तो इसलिए चाहे वो इम्यून है चाहे नॉन इम्यून है चाहे कोई भी है, लेकिन उस सबसे पहले हमने इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन से पहले ये जो भी आपका स्पेशलिस्ट है, टीम का मेंबर है, मल्टी स्पेशलिटी टीम का, तो उसको बुला के पूछेंगे कि जी इसकी ये कंजेनिटल एनोमली आप सही कर लेंगे और वो कंपैटिबल होगी विद हर लाइफ, तो वो कहता है हाँ, फिर तो कार्डोसिंथेसिस कीजिए, उसको ट्रांसफ्यूज कीजिए, उसका अनीमिया सही कीजिए, और जब टाइम आए डिलीवरी का कर लीजिए, फिर उसको थाम दीजिए। बच्चा 800 ग्राम का, एक 1000 ग्राम का दे दे, वो संभालता जाए। लेकिन जहां वो कहता है कंपैटिबल लाइफ नहीं है, सर्टेन कार्डिक एरिथमियाज जो हैं दे आर नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, अगर वो नहीं है तो फिर उसको कार्डोसिंथेसिस करके प्रोलॉन्ग करने का कोई तुक नहीं है, फिर उसका तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बनता है। तो ये पॉइंट आपने एग्जामिनर के सामने बड़ा बोल्डली हाईलाइट करना है कि जब ये डायग्नोसिस हो गया कि बच्चे को
सीवियर अनीमिया है, हाई ड्रॉप्स है, या जो भी एनॉमली है कुछ है, आई मल्टी स्पेशलिटी टीम के साथ मैं डिस्कस करूंगी उसकी वायबिलिटी एट बर्थ। अगर वो वायबल है एट बर्थ फिर ठीक है, उसको ये सारा इंटरव्यू करते जाइए। अगर वो वायबल ही नहीं है फिर तो उसको प्रोलॉन्ग करने का बाई कार्डोसेंटेसिस या इंट्रायूटेरन कोई तुक नहीं बनती। फिर तो ये है कि या तो उसको लीव इट एट आवर ओन के खुद ही आईयूडी हो जाएगी और बच्चा डिलीवर हो जाएगा। अगर ऐसी स्टेज नहीं, जैसा अभी बात हो रही थी सेकंड ट्राइमेस्टर में, फिर उसकी टर्मिनेशन के तरीके आप पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगी उसको। जी सॉरी सर, सर सॉरी। मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पेशेंट अगर हमारे पास आती है विद स्कैन के, हमने तो पहले मदर का ब्लड ग्रुप पूछना है अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने इम्यून को हमने रूल आउट कर दिया, लेट सपोज अगर वो पॉजिटिव है, उसके बाद हमारे पास नॉन इम्यून के जो कॉजेज आते हैं। नहीं, सर अगर वो फर्स्ट एक मिनट ऐसे रोक। अगर वो पॉजिटिव है RH तो जी उसका थैलासीमिया तो नॉन हमने इम्यून, रूल आउट नहीं किया तो थैलेसीमिया का मतलब अल्फा थैलेसीमिया, जी। वो फिर तो उसके उसको फिर तो सर वो उसकी उसके फिर हम वो टेस्ट सीबीसी करेंगे, देखेंगे। उसके सर उसकी टेस्ट सीबीसी देखेंगे, एनीमिक का अगर उसका कोई एलिमेंट नहीं है, सारे जो है उसके इंडाइसिस अगर उसके ठीक जा रहे हैं, इंडाइसिस उसके ठीक है, फिर एंडाइसिस तो नहीं हमारा बोलते। एनीमिया नहीं होगा। एक मिनट बेटा, एंडाइसिस नहीं जी बोलते, जी इंडिसिस। जी इंडाइसिस इंडिसिस जी सर। हाँ जी। तो सर उसके बाद अगर हम ये लगता है कि ये नॉन इम्यून में पेशेंट जा रहा है, नॉन इम्यून में मोस्ट प्रॉब्ली हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सर क्रोमोसोमल एनॉमलीज है, 70% फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रोमोसोमल है। मोनोजेनिक जो होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में 20% आता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका जो आता है कार्डियक और वो क्या कहते हैं पार्वोवायरल इन्फेक्शन है या CMV है या टोक्सोप्लाज्मा, दे आर काजिंग द हाइड्रोप। तो जो कार्डियक का है वो फर्स्ट और सेकंड में 10% है। सर अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है एंड शी इज नॉन इम्यून, शुड वी गो फॉर द कैरियोटाइपिंग टू रूल आउट द क्रोमोसोमल एनॉमली फर्स्ट जी में? बिल्कुल करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि क्रोमोसोमल एनॉमली कैन 70% सर करवाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। chromosomal anomaly, it can reflect in any anomaly, including heart, including जी brain, including। तो इसलिए वो कहने में आप बस वो 3 ग्रुप को सामने रख के बोलना है, और फिर हाई ड्रॉप्स है तो उसकी कॉज निकाल के उसकी मैनेजमेंट इंट्रा यूट्राइन में क्या करनी है, डिपेंड्स अपॉन द वायबिलिटी ऑफ द बेबी आफ्टर बर्थ। ठीक है, अगर वो लीथल एनॉमलीज उसकी हैं तो हम अर्ली में उसको टॉप कर देंगे। अगर वो जो है कंपेटेबल विद लाइफ है अकॉर्डिंग टू द MDT इन्वॉल्वमेंट, अगर वो रिपेयरेबल सर्जरीज हैं तो देन वी विल गो फॉर दैट। तो फिर तो उसके सर अभी तो उन्होंने ये कहा है कि टॉर्च का आप नहीं करवाएंगे। इसी तरह चूंकि वो कंपेटेबल है, फिर आप उसको जी कार्डोसेंटेसिस करेंगे, फिर ये सारा प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। करेंगे, और जी फिर जी कंसल्टेशन टाइम ऑफ डिलीवरी फैसला करेंगे। जी सर जी। लेकिन सर कहते हैं कि टॉर्च आप ना करवाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, टॉर्च का कोई वो रोल नहीं है, जबकि हमें पता है कि CMU टोक्सो भी करवाता है, लेकिन मोस्ट इन CMU टोक्सो से ज्यादा पार्वो वायरल है। तो पार्वो का सर हम फिर उसकी हिस्ट्री में लेंगे कि अगर वो ऑक्यूपेशन तो उसकी मैंने स्कूल कहा ना टीचर है तो उसमें मोस्ट कॉमन ले। तीसरा ग्रुप मैंने बनाया जो है इन्फेक्शंस का, उसमें वायरल इन्फेक्शंस, हर तरह की वायरल इन्फेक्शन, और प्लस एक नॉन वायरल सिफिलिस बोला। तो वायरल इन्फेक्शन के टेस्ट आप करवाएंगे, और फिर वो वायरल इन्फेक्शन निकला ही है तो फिर आपको पता चल गया कि ये फ्ला वायरल इन्फेक्शन साइटोमेगालो वायरस है, पोलियो वायरस है, कौन सा वायरस है। फिर अकॉर्डिंगली उसके फर्दर डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कहीं और कुछ क्या है कि नहीं है। अगर वो फैसला होता है कि वो बच्चा वायबल नहीं है, जो हमारे मुल्क में तो मोस्ट ऑफ तो ये वायबल नहीं है, फिर उसके डिपेंडिंग अपॉन जेस्टेशन पीरियड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्लान करें। ये दो इन्फेक्शन में भी सर इन्फेक्शन में भी टॉप करवाएंगे उसको जी। इन्फेक्शन भी जब बेबी अफेक्टेड हो गया है बाय दैट इन्फेक्शन, फिर उसका सर जैसे CMV का तो सर वैसे भी अगर इन्फेक्शन हो लेट सपोज उसमें भी तो वैसे भी टॉप नहीं करवाते, वो इतना करवाता ये कुछ भी नहीं। मैं तो और टॉर्च टोक्सो भी करवाता ही नहीं, ये जी मैं तो टॉर्च करवाता ही नहीं, क्योंकि उसके करवाने से
बच्चे को क्या है आपकी मैनेजमेंट में चेंज नहीं आएगा ना सर, टॉर्च करवाने से आपकी मैनेजमेंट में चेंज तो नहीं होगा, सर तो आपने इसीलिए मना वो कर कहते दिया हैं टॉर्च नहीं एग्जामिनर ये करवाना, कहते हैं कि टॉर्च आप होता है। टॉर्च ना करवाएं, एग्जामिनर बहुत यही सारे कहते हैं लोग कि हैं। टॉर्च क्यों करवा रहे हो आप? ये जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ये आज के केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपकी प्रैक्टिस के साथ ताल्लुक है। आप पेशेंट की जेब का ख्याल रखो। टेस्ट वो चूंकि टेस्टों के पैसे तो उसने देने हैं, ये नेशनल हेल्थ नहीं है इंग्लैंड की जहाँ पेशेंट ने कुछ नहीं देना। पेशेंट ने पैसे देने हैं तो टेस्ट वो करवाओ जिसका उसको फायदा हो, कि ये टेस्ट से उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। जहाँ टेस्ट करवाने के बाद मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं है, वो बेचारी को पैसों का जुर्माना क्यों करते हो? तो आपने बिल्कुल सही कहा, आस्क फॉर रेलेवेंट टेस्ट विच विल इन्फ्लुएंस हर मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, क्या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें बाई कोडोसेंटेसिस एंड इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि हाइड्रॉप्स का तो ट्रीटमेंट यही है, और फिर इस वक्त पे ले जाएं जहाँ आपका साथी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मेंबर वो कहे हाँ आई विल मैनेज, फिर डिलीवर करके उसको दे दो। वो फौरी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करता है, वो क्या करता है वो उसका काम, लेकिन आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वगैरह आनी चाहिए। अगर वो कहता है आई कांट मैनेज, फिर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का कोई तुक नहीं है, फिर उसका जवाब है टर्मिनेशन। चलें ये Sir, I have a question. जी, एक सवाल के बाद हम आगे आगे चलेंगे। ये पूछिए। सर नॉन इम्यून हाई ड्रॉप्स में हमारे पास NIPT का रोल होगा अगर पेशेंट अर्ली जेस्टेशन पे मतलब प्रेजेंट करती है? NIPT का, जी सर। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग का, जी सर। वो क्रोमोसोम वाली बात ही हो जाती है, लेकिन मैं कहूँगा हाँ होगा अगर आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ना ये ना बोलिए NIPT पाकिस्तान में 2.5-3 लाख रुपए का टेस्ट है, क्योंकि ठीक है सर। NIPT का टेस्ट आप लेके बाहर भेजते हैं, दुबई भेजते हैं या इंग्लैंड भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं, तो इट कॉस्ट सो मच मनी। सो NIPT भी कहने को आसान कि आपने थोड़ा सा सैंपल लिया मदर के ब्लड का और फिर भेज दिया, लेकिन डोंट प्रपोज टू और सजेस्ट टू एवरीवन। और कोई? चलिए ये फिर रह गए सिर्फ 8 मिनट। एनी वॉलंटियर फॉर थर्ड केस? सर मैं कर लूं? सर मैं करूं? कौन है आप? सर मैं कोमल। कोमल, जी सर। आप जिन्होंने ये अभी केस किया है? जी सर। अगर कोई नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? सर मैं करूं? और दूसरी कौन है? डॉक्टर सादिया सर। सादिया, आप कहाँ से बोल रही हो? सर लाड़काना से। भाई अगले इम्तिहान के बाद मैं ये नाम ना सुनूं। सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो कोमल कर ले सादिया। सर सादिया कर लेगी, खैर है। चलो चलो ये तो आसान सके। Patient age 30 years, gravida 4, para 3, all normal deliveries, normal pregnancy, normal delivery, normal babies. She comes to you at 28 weeks with a report of hydrops fetalis by ultrasound. Okay, sir. Sir, after mutual introduction and confirming the details, I will take the focus history from the patient about her blood group. As her previous all histories are normal, so I will proceed with this current pregnancy. I will inquire about any history of fever, flu, rash in the early trimester, and any anomaly scan, any anomaly on the anomaly scan, and I will also inquire about any anomalies in the family. Also from inquire about the cousin marriage, and I will after that I will inquire about any medical comorbids from patient, any past surgical history, any drug allergy. I will do the focused examination of patient
And I will, sorry, sir. एक On history, I will also inquire about the pressure symptoms. Yes, sir. मिनट सादिया, Yes, sir. अभी अभी बात इतनी लंबी चौड़ी हुई कि बेबी के anomalies can be responsible for eye drops. Yes, sir. आपने ये अल्फाज बोले नहीं, डोंट टेक Sir, इट फॉर ग्रांटेड कि पूछा मैंने अरे मतलब इसका। सुन तो लीजिए ना, जी सर। ये मैंने जानबूझ के उसको 28 वीक्स पे ये बुलाया है, जानबूझकर ये 28 रखा है। आपके मुंह से मैं अल्फाज सुनना चाहता था कि आप पूछेंगी डिड यू हैव अल्ट्रासाउंड एट 12 वीक्स, 20 वीक्स एंड 26 वीक्स। जो सुन रहे हैं लिख लें कि ये इस तरह से सवाल पूछना है आपने, डिड यू हैव अल्ट्रासाउंड एट 12 वीक्स, 20 वीक्स एंड 26 वीक्स। 12 और 20 तो सब बोलते हैं, 26 हम बोलते हैं जहां पे आप सस्पेक्ट कर रहे हो कार्डियक एनोमलीज। So by saying this 26 weeks, you are telling your examiner you are suspecting in this case cardiac anomalies. अगर एग्जामिनर रोक के पूछे कि 12 और 20 में तो सब कहते हैं 26 कहाँ से आ गया भाई, ये why is it so important? आप कहेंगे this is the best time to pick up cardiac anomalies. बस आप पास, यहीं पे पास। 4 chamber view of heart. समझे? तो जी सर। इस हिस्ट्री में जहाँ हाइड्रोप्स है और अल्ट्रासाउंड आपको 28 वीक्स पे बता रहा है कि उसके ये है, तो आपने पूछना क्या अभी पहले हुआ था, फिर मैं बताऊं, फिर वो कहेगा जी हाँ इसको फीटल कार्डियक एनोमलीज हैं और वो एरिथमिया। ओके सर। तो आपका मसला फौरन हल नहीं हो गया। जी सर, डिटेल कार्डियक स्कैन बोलना है। हाँ वो फिर उसका जो मैंने अभी भी बोला, आप कहेंगे कि जी मैं फीटल कार्डियोलॉजिस्ट मेडिसिन को इन्वॉल्व करूंगी, उनसे पूछूंगी कि ये कंपैटिबल विद लाइफ है, वो कुछ कर सकते हैं। वो कहेंगे हाँ तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वो सारा जो अभी बात हुई है आई ड्रॉप्स की वो करते जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं तो उसको टर्मिनेट। आसान तरीन सवाल। जी सर। तो मैं यही दोबारा दोहराता हूँ ताकि आप मुझे तो हाँ हाँ कर देते हो, अगली दफा फिर जब आते हो फिर सुई होते नहीं होते फंसी होती। जी तो, सर मैंने एनोमली स्कैन तो बोला पर ये डिटेल्ड बोलना था। हाँ ये तो यही एनोमली स्कैन तो सारे ही कहेंगे, सबने कहना। जी। हाउ विल एग्जामिनर डिफरेंशिएट कौन सा कहने वाला पास है कौन सा नहीं? आप पास इस तरह से सर फीटल एको नहीं बोलेंगे, फीटल एको वही ना उस वक्त फीटल कार्डियक असेसमेंट। तो मैं फिर दोहराता हूँ, अब आपके पास है 3 मिनट। एज 30 years, ग्रेविडा 4 पैरा 3 ऑल नॉर्मल, 28 वीक्स पे आई है हाइड्रॉप्स के साथ। जी सर। जी Sir, after confirming the details in mutual introduction, I will take the focused history about the problem. I will inquire about as the past history is normal, so I will inquire about current pregnancy date, any history of fever, flu, rash in the first trimester, and any congenital anomalies in the family, especially cardiac or any other congenital anomalies. And I will inquire about the 12-week dating scan, any 18-week anomaly scan, and then at 26 weeks, if fetal cardiac echo or detailed 4-chamber view and outflow tracts of heart is available or not. And then I will inquire about the pressure symptoms, any signs and symptoms of anemia, preeclampsia. Then I will take the further detailed history about any comorbids, any surgical history and drug allergy and the family history. I will do the focus examination of my patient, BMI, vitals, non-vitals, and abdominal examination to check for the fundal height. Amount of liquor and presentation if any fetal part palpable and the fetal heart sound. After that, I will do the baseline investigation and do the specific investigation. I will review the scan and I will review it for any other organ anomaly or any other cardiac anomaly.
present or not, and I will also review the dating scan and the anomaly scan. After that, if there is any cardiac anomaly found or any other anomaly found, I will contact with fetal medicine specialist unit. I will consult for if this anomaly is compatible with life or not. If it is compatible with life, then I will continue pregnancy with intrauterine transfusion and further growth monitoring of baby. And I will take it up to 34 weeks and deliver it by cesarean section. If it is not compatible with life, I will counsel my patient for the poor prognosis and for termination if she agrees. Good, good, good. Age is 28 weeks, so baby will born alive, and I will also counsel for that postnatal complications. मैं तो ऑलमोस्ट पास करने वाला था, आपकी एक साथी ने आपको फेल कर दिया है। क्यों ये सर? मुझे लिख के मैसेज भेजा उसने। सर ब्लड ग्रुप का मैंने पूछा था शुरू में, पूछा था सर, पूछा था वो पूछा था याद जी हो जी गया, सर, ब्लड ग्रुप नहीं पूछा। चलो तो सर मैंने पूछा था, क्योंकि उसका मतलब हमने वो 3 मैंने ग्रुप पहली वाली में डॉक्टर सदफ मैंने पूछा था, पहली वाली हिस्ट्री में ये ब्लड ग्रुप का और हस्बैंड के ब्लड ग्रुप का। चलो ये चलो कोई जी जी सर। चलो जी, हो गया 10:30। थैंक यू वेरी मच। तो वो हाइपोस्टिमुलेशन का केस कोई भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं केस बता देता हूँ आपको। तो वो भी करवा दें। नहीं, अब तो 10:30 हो। एज 28, known case of PCO, undergoing IVF treatment. आपके पास आ गई, आप उसके गायनेकोलॉजिस्ट IVF ट्रीटमेंट तो कहीं और हो रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा सांस नहीं ठीक आ रहा, पेट भी फूला हुआ। आपने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, तो लाइकली रिपोर्ट क्या हो? कोई बोल दे। OHS हाँ, बस moderate Ovarian OHS size enlarged IVF होगी ट्रीटमेंट and हो रहा है, ascites severe जिनका lived IVF in abdomen, always think abdominal of ascites। OHS। जी सर। बस मैं सर ये सिवियर हो गया ना, क्योंकि ब्रेथलेसनेस हो रही है, ये सिवियर OHS हो गया, हाँ ये सिवियर। सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट मैं में। आपके बिल्कुल एग्री। मैं आपको अल्ट्रासाउंड बता देता हूँ। अल्ट्रासाउंड किया, उसके ओवरीज का साइज है 12 सेंटीमीटर, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं 20-25 वहाँ पे, और असाइटिस भी है, प्लूरल रीजन भी है, तो उसको सिवियर OHS। अब सिवियर का कितनी बताई आपने? ट्रीटमेंट इज उसको इंटेंसिव केयर में दाखिल करो और टेक केयर ऑफ हर coagulation factors, take care of her hydration, take care of her urinary output, और इंटेंसिव केयर में जो भी होता है वो करें। और फिर such patient generally need surgical intervention, पैरासिंथिसिस। हाँ जी, पैरासिंथिसिस। सर देखिए, जो भी SOP वाला है आपको पैरासिंथिसिस करना है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। इफ शी सेड, ये भी अच्छा कही आपने, कह दिया। हर एक में ना मत बोलिए, सर थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देंगे इनको? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी इसको देंगे। आपको बताया था माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड क्रिटिकल। सिवियर और क्रिटिकल में जरूर देंगे, जो भी माइल्ड हॉस्पिटल में पेशेंट मॉडरेट होती है में थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस देंगे। वो तो हर एक में देंगे, वो हर एक में देंगे। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। जब तक अगले हॉस्पिटल में वैसे एडमिटेड है तो देंगे ना। ओके, अगले वैसे को मैं फॉर्म में नहीं हूँ, क्लास नहीं हूँ, उससे अगले वैसे हो। फिर OHS करेंगे। हाँ, वो हो गया है, हाँ हो वो गया तो है हो वो। गया। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं